मेरे एसए में 87 मार्क्स थे। उसके बाद मैंने इंक्रीज़ कर लिए इसमें करीब 24 मार्क्स। कोशिश हमें यही करनी है कि जो बार बार दिए गए एग्जांपल्स हैं, अशोक खेमका, गांधी जी के एग्जांपल्स को नहीं देना है। अभी एक ट्रेंड है कि केस स्टडीज़ में स्टेक होल्डर्स को हरदम मेंशन करना, जो आपके काफ़ी समय भी ले लेता है। इंटीग्रेटेड नोट्स आपको रेडी रखनी है प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। क्वेश्चन ये करना है, कोशिश ये करनी है। अब इसमें मैंने बताया जैसे कि ब्लफ भी कर सकते हैं। WTO का नाम लीजिए, SBI का नाम लीजिए। नोट मेकिंग का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप 3 से 4 बार किसी चीज़ को रीड करें और जब उसको बार बार आप रिवीजन कर लें। ऑल अराउंड हमें जाना इसी पाथ पर है। और इसको डिफाइन करने के बाद हमने ये बताया कि I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily IS. Civils Daily. To Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ पर आया हूँ आपको मेंस की स्ट्रैटेजी, कैसे हम अपने मार्क्स को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसमें हम तमाम डायमेंशंस में बात करेंगे, एसए से लेकर के GS4 तक। और अगर किसी बच्चों का डाउट रहता है ऑप्शनल सोशियोलॉजी को लेकर के, उन सब चीज़ों के भी बारे में बात करेंगे हम। तो हम अपना जो आज का सेशन है एसए से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तो ये है एसए में टॉपिक को ग्रैनुलर एनालिसिस करना। अब एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझेंगे। जैसे मैंने अपना टॉपिक चूज किया था, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। तो अब इसे पहले लिखते हैं, फिर इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे हम। माय फर्स्ट टॉपिक वाज देयर इज नो happiness is the path. मेरे एसए में 87 मार्क्स थे। उसके बाद मैंने इंक्रीज कर लिए इसमें करीब 24 मार्क्स। तो पहले क्या करता था मैं कि डायरेक्ट एसए उठाया, कुछ भी लिख दिया था, तो इसमें कोहेरेंस नहीं था मेरे टॉपिक्स में। अब इस बार मैंने जैसे ये टॉपिक उठाया था, तो पहले मैंने शुरुआत यहीं से की, एक स्टोरी से स्टार्ट की कि हैप्पीनेस का मतलब क्या है। और एक बहुत ही ऑर्गेनिक स्टोरी थी, किसी बच्चे की या किसी फार्मर की स्टोरी आप ले सकते हो कि उसके लिए हैप्पीनेस का मतलब क्या है। अब इसमें हम हैप्पीनेस को एक्सप्लेन किया हमने। उसके बाद कैसे हैप्पीनेस का कोई पाथ नहीं है उसको एक्सप्लेन किया कि ऑल अराउंड हमें जाना इसी पाथ पर है। और इसको डिफाइन करने के बाद हमने ये बताया कि ये पाथ कैसे हमें फॉलो करना है। अब इसमें मैंने तमाम डायमेंशंस दिए। इसमें जैसे अभी क्या है, पेस्टल अप्रोच होती है, तो तमाम बच्चे पेस्टल अप्रोच को भी फॉलो करते हैं, पर मैंने एक बार SDG का अप्रोच भी अपनाया इसमें, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अप्रोच, जिसको मैं नाम दिया है मैंने खुद से, कि मैंने क्या किया, तो 1 to 17 जो SDG गोल्स हैं उससे रिलेटेड मैंने इस टॉपिक को कोरिलेट कर दिया। इससे जो गवर्नमेंट एंगल है और जो बिजनेस एंगल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंगल है, क्लाइमेट चेंज का एंगल है, सारी चीज़ों को मैंने कवर कर लिया। और जो पेस्टल अप्रोच है, जो बहुत ही जैसे कि डोरमेंट हो चुका है, वो यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हो गया SDG और पेस्टल अप्रोच से, जिसकी वजह से मुझे एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें भी मुझे 50% तो नंबर मिले ही होंगे। अब जो सेकेंड टॉपिक था, सेकेंड टॉपिक मैंने चूज किया था, ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल। इसमें भी सेम मैंने अप्रोच फॉलो किया था कि पेस्टल अप्रोच का ही, पर इसको मैंने एकदम प्लेन रखा था, एकदम प्लेन, जैसे कि वर्ड लिमिट, और जितना ज़्यादा मैं कॉपीज को भर सकता था वर्ड लिमिट को ब्रीच ना करते हुए और अपने पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट करते हुए। करंट अफेयर्स डायमेंशन को मैंने ऐड किया। इसमें मैंने ये कोशिश की कि जितने रीसेंट करंट अफेयर के एग्जाम्पल्स हैं आइडियाज़ को लेकर के, चाहे वो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स में हो, पर मैंने यहाँ पे एक चीज़ करने की ज़रूर कोशिश की थी कि साइंस टेक्नोलॉजी का डायमेंशन मैंने बहुत ज़्यादा इसमें दिया था, क्योंकि एज ए ब्यूरोक्रेट आपको ये ज़रूर इंश्योर करना है कि आप इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर के आएँ। और वही टेस्ट आपका इस एसए एग्जाम भी करता है कि आप अपने आइडियाज़ को कितने कोहेरेंट वे में, कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसकी वजह से
इजीली मैंने ऐसे का पेपर 2 hours 50 minutes में ही ख़त्म कर लिया, और 10 मिनट मैंने रिवीजन में कुछ टॉपिक छूटे हैं, अगर इसमें कुछ और गैप फिल अप करना है, अंडरलाइन वगैरह, मैंने इन सब चीज़ों का इंश्योर किया। अब आते हैं हम जीएस पेपर 1 पे। इसके पहले मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स आप सभी को, कि अपने सोर्सेज को आप डिफाइन कर लें और उन सोर्सेज को आप माइक्रो नोट्स को पढ़ें। जीएस 1 के क्वेश्चंस के मैं थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब जैसे एक क्वेश्चन था, व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी, हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, बस सीधे रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में लिख दिया और डाइवर्सिटी के बारे में लिख दिया। तो ये हमें नहीं करना है। जहां पे डिफरेंशिएशन की बात आए वहां हमें कॉलम बनाना है। कॉलम बना के हमें ये इंश्योर करना है कि हम एक साइड कॉलम दें जहां पे फोकस हमारा क्या था, कॉजेस क्या है इस डिफरेंसेस के, और इम्पैक्ट क्या होगा इन डिफरेंसेस होने की वजह से। और आपको ये इंश्योर करना है कि आप इसमें भी अपने डेटा फैक्ट्स को अच्छे से सब्सटैंशिएट करके लिखें। एक चीज़ और, एक फनी चीज़ है लेकिन मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें आप थोड़ा ब्लफिंग भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि कोई ऑर्गन है, चाहे WTO हो गया, चाहे WHO हो गया, वहाँ पे आप ब्लफ भी कर सकते हैं कि हाँ भाई इस इंस्टीट्यूशन ने ये डेटा दिया है, क्योंकि फैक्ट्स आर प्रोन टू फैलेसी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एकदम एक्यूरेट फैक्ट्स ही लिखे, आप एक ब्रॉडर फिगर दे सकते हैं किसी भी चीज़ का, लेकिन ये आपको ये इंश्योर करना है कि एकदम ड्रास्टिक कुछ फिगर में एकदम डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए कि पॉवर्टी अगर 37.4% है तो आप उसको 60% कर देते हैं। ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है। और जब हम इसको सब्सटैंशिएट कर देंगे तो आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। जैसे मैंने 97 नंबर गेन किए थे पेपर 1 में 2022 में, लेकिन मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी कि हर एक क्वेश्चन में मुझे 1 नंबर एटलीस्ट बढ़ाने हैं। तो मैंने 19 क्वेश्चन अटेंड किए थे, जिसमें टेक्निकली बढ़ने चाहिए तो मुझे 19 क्वेश्चन और कितने हो गए 97 116 के करीब नंबर हो गए, लेकिन इसमें मेरे 113 नंबर आए हैं। तो ये स्ट्रैटेजी +1 की कि हर एक क्वेश्चन में +1 नंबर। और एक आपको एक थंब रूल मैं देना चाहूंगा कि 10 मार्कर्स में आपको 10 to 12 पॉइंट्स लिखने ही है एट एनी कॉस्ट, एंड 15 मार्कर्स में आपको कोशिश करना है 17 to 18 पॉइंट्स। ये एक थंब रूल बनाना है आपको, कोई भी चाहे जीएस का पेपर हो। और एथिक्स में आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है कि 10 पॉइंटर से ऊपर आप अपने आंसर्स को लेकर के जाएं। स्टूडेंट्स, अगर हम जीएस पेपर 2 की बात करें तो सबने बताया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हमें हर क्वेश्चंस में डालने हैं, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट आपको हर जगह डालनी है। तो एज सच देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल तो ज़रूरी है, पर आपको सेकंड एआरसी की रिपोर्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इसके चैप्टर्स हैं, जो भी जैसे फर्स्ट रिपोर्ट, सेकंड रिपोर्ट, थर्ड रिपोर्ट है, फोर्थ रिपोर्ट है, 6th रिपोर्ट इन लोकल गवर्नेंस, तो आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको बस टाइटल पढ़ लेना, कौन से रिपोर्ट किसके हैं। फिर आपने अगर उसके रिकमेंडेशन नहीं भी पढ़े हैं तो रिलेटेड टॉपिक पे आप जैसे लोकल गवर्नेंस का जो भी रिपोर्ट है आप 6th रिपोर्ट के बारे में मेंशन कर दीजिए, भले आपने नहीं पढ़ा हुआ है। इससे एग्जामिनर को एक मैसेज जाता है कि बच्चा वेल रेड है, और आपको ऑलरेडी 0.5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे एटलीस्ट, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम की है। और हमें एक चीज़ और करना है इसमें, गवर्नेंस के जैसे जो पार्ट है, स्कीम्स का रिलेटेड कोई भी है, सिलेबस को डिकोड करिए, और सिलेबस से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं, जैसे मैं एग्जांपल आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाता हूँ। सपोज करते हैं सिटीजन चार्टर का क्वेश्चन था इस साल 2024 में, तो इसके एग्जांपल्स आपके पास हैंड में तुरंत माइक्रो नोट्स में आपके इंक्लूड होना चाहिए। एक डेफिनेशन आपकी रेडी होनी चाहिए कि अब जैसे मैंने एकदम शॉर्ट इसके डेफिनेशन बनाया था कि सिटीजन चार्टर इज VMG, विजन, मिशन एंड गोल of any institution।
टू दी कंज्यूमर्स और दी पब्लिक। अब इसमें आपको रीसेंट एग्जांपल्स अगर आपको कुछ मिले, जैसे सिटीजन चार्टर ऑफ बेंगलुरु पुलिस, आप इसमें भी ब्लफ कर सकते हो। मुंबई पुलिस के बारे में आप अगर बात करते हो इनका, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के सिटीजन चार्टर तो है ही। अब क्वेश्चन हमारा ये था कि सिटीजन चार्टर हैज बीन अ लैंडमार्क इनिशिएटिव इंश्योरिंग सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट इट इज येट टू रीच इट्स फुल पोटेंशियल, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स hindering the realization of its promise and suggest measures to overcome them। अब आपको इस क्वेश्चन को कंसाइज कर देना है कि इसमें आपका क्या है कि इनिशिएटिव के बारे में आपको बात करनी थी। डायरेक्ट आपको हिट द बुल्स आई, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ के आपको दिखना है कि इसमें पूछा क्या गया था। चैलेंजेस और मेजर्स। क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए ऐसे बना दिया जाता है बड़ा, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। पर अगर आप इन तीनों के बारे में, अगर आपके माइक्रो नोट्स में इसके एग्जांपल्स तैयार है, चैलेंजेस के पॉइंटर्स तैयार है और एक डेफिनेशन जो हैंडमेड है आपका, सॉरी रेडीमेड है, कि आपको सोचना ना पड़े और तुरंत आपको विजन मिशन एंड गोल्स के बारे में लिख दिया। और हमें ये कोशिश करना है कि इंट्रो बस 2 से 3 लाइन में ही हो, 2 to 3 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं। और कंक्लूजन भी ऐसे ही हो, बहुत फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन हो, और कोई अगर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस हो अगर, तो आप उसको डाल सकते हो। और बस बॉडी में, जैसे मैंने आपको बताया थंब रूल के बारे में, अगर वो 10 मार्कर है तो 10 to 12 पॉइंट्स, एंड 15 मार्कर है तो 17 to 18 पॉइंट्स, क्योंकि बॉडी मेन रोल प्ले करती है। यही आपको नंबर्स दिलाएगी, क्योंकि 2022 में मेरे इंट्रो तो मेरे बहुत अच्छे हुआ करते थे, कंक्लूजन भी बहुत अच्छा हुआ करता था, पर बॉडी में मेरे एकदम भी दम नहीं था। और मैंने श्योर किया कि मैं 10 to 12 पॉइंट्स तो लिख करके हूँ। इनफैक्ट किसी किसी क्वेश्चन में 15 पॉइंट्स भी चले गए थे, और इसमें 20 to 21 पॉइंट्स भी चले गए थे। फिर हम बात करते हैं जीएस पेपर 3 की। एज सच मेरे स्कोर्स तो जीएस पेपर 3 में अच्छे नहीं थे, 70 नंबर ही थे मेरे, लेकिन क्वेश्चंस मेरे उसमें छूट गए थे, इसलिए मेरे कम नंबर रहे। लेकिन हम उसमें ये कर सकते हैं कि डेटा, फैक्ट्स और जो मैंने बताया इंस्टीट्यूशंस के नाम लेना। अगर आप अपनी कोई भी बात लिखते हो तो उसमें आप एश्योर करें कि कोई एसबीआई की रिपोर्ट आपने लिख दी, द हिंदू की कोई स्टडी आपने लिख दी। जरूरी नहीं हो वही की हो, आपने पढ़ी हो उसको, लेकिन अगर आप ये लिख देते हो तो कोई क्रॉस चेक नहीं करने जा रहा है, ओवर ब्लफ नहीं करना है, और कनेक्टेड चीजें हो। अब एसबीआई ऐसी बात ना हो कि वुमेन एम्पावरमेंट की कुछ बात कर रहा हो, एसबीआई इकोनॉमिक्स की ही बात करें। द हिंदू में आप सोशल इश्यूज के बारे में लिख सकते हो, उनके रेगुलर बेसिस पे आर्टिकल्स आते रहते हैं, कोई फैक्ट्स फिगर्स आते रहते हैं, डेटा आता रहता है। अब आते हैं सबसे मोस्ट स्कोरिंग हमारा जो सब्जेक्ट है, जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 में सबसे इंपॉर्टेंट है जो कोड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है, पोस्ट बेस्ड क्वेश्चन को। अब जैसे एक क्वेश्चन था, लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स बट ब्रिंग इट इन एंड इन योर ओन वे एब्जॉर्ब इट, डू नॉट बिकम अदर्स। तो हमें क्या करना है कि इस जो स्टेटमेंट है इसको ब्रेक कर देना है। इंट्रोडक्शन हमें जो कोट है स्वामी विवेकानंद का, कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल से अपने कोट को आपको एग्जांपल देते हुए, लाइक एग्जांपल एम्ब्रेसिंग विजडम फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेस एंड इंटीग्रेटिंग इट इनटू वंस यूनिक आइडेंटिटी रादर देन जस्ट इमिटेटिंग देम। इंट्रो दे दिया, फिर रेलिवेंस हमें दिखाना है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। कोशिश हमें यही करनी है कि जो बार बार दिए गए एग्जाम्पल्स हैं, अशोक खेमका, गांधी जी के एग्जाम्पल्स को नहीं देना है, और हमें ये कोशिश करना है कि जो रिसेंट एग्जाम्पल्स हैं कि क्या हम किसी, जैसे इंडिविजुअल क्या किसी से सीख सकता है, कोई सोसाइटी किसी से क्या सीख सकती है, और कोई नेशन क्या किसी से सीख सकता है, और ग्लोबली हम किसी से क्या सीख सकते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज़ में ये है कि हमें डायमेंशंस को ब्रेक कर देना है, और ये आप हर क्वेश्चंस में आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हो। एक और क्वेश्चंस के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा। केस स्टडी की बात करेंगे हम यहाँ पर। अब अभी एक ट्रेंड है कि केस स्टडीज में स्टेक होल्डर्स को हरदम मेंशन करना, जो आपके काफ़ी समय भी ले लेता है। केस स्टडी में ऐसा इसकी ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे कि अब एक केस स्टडी आई थी टेक्नोलॉजिकल कंपनी से रिलेटेड, ABC कंपनी जिन्होंने फ्रॉड कर रखा था। अब इसमें हमें ये कोशिश करना है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आए। एथिकल इश्यूज क्या थे, कोई प्रेजेंट एंगल अगर इसमें हम दे सकते हैं, कोई और ऐसी कंपनी ऐसा कर रही हो, और हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वो भी एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करेंगे। हर एक स्टेटमेंट के साथ एग्जाम्पल्स देंगे हम, चाहे कोई भी स्टेटमेंट हो उसके साथ एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करेंगे। और मेजर्स के लिए किसी ऑफिसर ने अगर कोई वेल नोन स्टेप अपनाया है तो उसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू सब्सटैंशिएट करेंगे। ये एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब ये सारी चीज़ों में हमने ये पाया है कि एग्जाम्पल्स का बहुत बड़ा रोल था, डेटा फैक्ट्स का बहुत बड़ा रोल था, जो हमने बताया कि टेक्निक थी, जो इंट्रोडक्शन, टॉपर्स की कॉपी को बार बार रेफर करना, टॉपर्स की कॉपीज से नोट्स बनाना, मेंस के लिए माइक्रो नोट्स बनाना। मैं अपने नोट्स भी कोशिश करूँगा शेयर करने की। उसके बाद आपके पास जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ के रिकमेंडेशन है वो आपके पास रेडीमेड होने चाहिए। GS पेपर 4 के लिए एग्जाम्पल्स, न्यू एग्जाम्पल्स, अशोक खेमका, गांधी जी के एग्जाम्पल्स अब भूल जाइए। जो भी रिसेंट, अब फॉर एग्जांपल आज ही एक हाई कोर्ट के जज थे, उनके घर पे कुछ बर्न कैश पकड़ाया, ED की रेड पड़ी, तो वहाँ पे हमें कोशिश करना उन एग्जांपल्स को न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ करके उसको हम अपने कॉपीज़ में इनकॉर्पोरेट करें। और एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको डेली लिखना है, अगर आप नहीं लिख पाते हो 4-5। हाँ, इंटीग्रेटेड नोट्स आपको रेडी रखनी है प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। क्वेश्चन ये करना है, कोशिश ये करनी है कि अगर A4 शीट पेपर है तो आप साइड में कुछ स्पेस छोड़ दें, प्रीलिम्स के लिए एकदम पॉइंटर फॉर्मेट में उसके बारे में लिख लें। इंटीग्रेटेड नोट से ये होगा कि आपकी ओवरऑल जो 3 महीने तक, जो अपने प्रीलिम्स के पहले 3 महीने पहले मेंस की पढ़ाई छोड़ रखी होती है, उसके बाद उसको रिवीजन करने में बहुत ईजिली आपको आसानी हो जाती है। रिवीजन स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जो माइक्रो नोट्स मैंने बताया, एक हफ्ते में आपको सारी चीज़ें सैटरडे संडे आपको रखना है रिवीजन करने के लिए। महीने के एंड में आप 5 दिन रख सकते हो रिवीजन के लिए। टाइम मैनेजमेंट की बात करी जाए मेंस पेपर के लिए तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, स्टॉप वॉच लें अपने साथ, और कोशिश ये करना है आपको कि 7 मिनट में आप 10 मार्कर्स के क्वेश्चंस को ख़त्म करें, और 15 मार्कर्स को 10 मिनट इनफैक्ट कोशिश करिएगा 15 मार्कर्स को, क्योंकि एथिक्स में भी तभी आपका ये वर्क करेगा। एक्टिव रिकॉलिंग मेथड सबसे बेस्ट है। रीडिंग आपने कर ली अगर 4-5 बार, तो आप सीधे कंटेंट हेडलाइन को देख लेंगे, अगर उसके टाइटल को देख लेंगे तो आपको खुद ब खुद ही ब्रेन उसको रिकॉल करने लगेगा। तो देखिए, मेंस के लिए जैसे मैं बात कर रहा था कि स्कोर इंक्रीज करने के लिए 3-4 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अब कंसाइज कर देता हूँ इस लेक्चर को। एग्जाम्पल्स, कोशिश करना हर स्टेटमेंट में एग्जाम्पल्स को दे। In each statements, be it any subject. Data, fact, figures. अब इसमें मैंने बताया जैसे कि ब्लफ भी कर सकते हैं। WTO का नाम लीजिए, SBI का नाम लीजिए, और द हिंदू का, जो भी रिलेटिव इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स का और GS पेपर 2 में, साइंस टेक में आप इसरो के अचीवमेंट्स के बारे में, जैसे कि इसरो का ही कुछ लीजिए, एस्ट्रोनॉट के बारे में इस बार क्वेश्चन था, तो इसरो के बारे में बता दीजिए इसरो की क्या डेफिनेशन है, भले वो डेफिनेशन इसरो ने दी हो या ना दी हो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, थंब रूल जो मैंने बताया, 10 to 12 पॉइंट्स इन 10 मार्कर्स, and 17 to 18 points in 15 markers.
एथिक्स में इस थंब रूल को हम लोग तोड़ सकते हैं, एथिक्स में ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे पॉइंटर बढ़ा दें। एथिक्स में हमें ये कोशिश करना है रीसेंट एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर के एकदम ब्रेन में आपको इनकलकेट कर लेना रीसेंट एग्जाम्पल्स। उसको आप एक कॉपी ले लीजिए, माइक्रो नोट्स फॉर्मेट में आपको रीसेंट एग्जाम्पल्स हर दिन नोट करिए, 1-2 एग्जाम्पल्स तो आपको डेली मिल जाएंगे। हाँ, पॉइंटर फॉर्मेट में ही मेंस के आंसर्स को आपको लिखना है 10 to 12 पॉइंट्स में जैसे मैंने बताया, और 17 to 18 मार्क्स, 17 to 18 पॉइंटर्स इन 15 मार्कर्स। फिफ्थ पॉइंट मैं बता रहा था, फोर्थ मैंने बता दे इरेज कर दिया। फिफ्थ पॉइंट हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक आपके पास माइक्रो नोट्स हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए, और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले इस नोट्स को डेली बेसिस पे रिवाइज करिए। पहले तो मेंस के पहले, और मेंस के हॉल में एंट्री करने से पहले आप इसको ऐसा कर लें कि 15 मिनट्स में आपका एटलीस्ट रिवीजन हो जाए। ये स्ट्रैटेजी मैंने रैंक 16 है अयान जैन उनके मैंने फॉलो की थी, उनके नोट्स भी मैंने फॉलो किए थे, और ऋषिकांत रेड्डी सर के नोट्स मैंने फॉलो किए थे यहाँ पे। नोट मेकिंग का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप 3 से 4 बार किसी चीज़ को रीड करें, और जब उसको बार बार आप रिवीजन कर लें और उसके बाद आपको समझ में आ जाए कि इसमें से कुछ चीज़ें जो मैं बार बार मैं भूल रहा हूँ, तो वही चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए। एज सच उसमें अलग से जो बार बार आपने पढ़ी रखा है, जो आपको याद हो, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है नोट्स में। जो आप भूल रहे हो, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, उसमें आर्टिकल 14 to 20 सबको याद रहता है, लेकिन इनफैक्ट 24 तक सबको याद रहता है, लेकिन 25 to 30 बार बार सब भूल जाते हैं। ये कॉमन डाउट भी बच्चों का रहता है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ये आपके नोट में ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि अब क्या है कि न्यू डायमेंशन यहीं से बन रहा है और न्यू क्वेश्चंस भी यहीं से बन रहे हैं। इनफैक्ट मेंस में भी क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। ये कुछ आपके जो पॉइंटर्स मैंने दिए हैं कि ये चीज़ें करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको हर टॉपर रिकमेंड करेंगे। पर इसमें एक अलग चीज़ क्या है कि कोशिश हमें ये करनी है, भले वो चीज़ मत हो, लेकिन कोशिश हमें ये करनी है कि जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स का सब्सटैंशिएट करना है, वो हर पॉइंट में आप एग्जाम्पल्स दे दें अपने। और फैक्ट्स फिगर्स ज़रूरी नहीं आप रटे ही, जो भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अगर आपको मिलते हैं इंपॉर्टेंट कमेटी के रिकमेंडेशंस, वो सब एक ही जगह आपके पास कंसाइज फॉर्म में प्रेजेंट हो। एक चीज़ और है कि अगर आप एथिक्स में 20 मार्कर्स कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको फ्लो चार्ट या डायग्राम के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी और वर्क भी किया था। इनफैक्ट मैंने भी 2 क्वेश्चंस में किया था कि टाइम कम होने की वजह से मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू ही अपने आंसर को एक्सप्लेन कर दिया। केस स्टडी में मैंने ये चीज़ की थी, और केस स्टडी में अगर लास्ट में आप 3 पेजेस भी लिखते हो और अपने पॉइंट को आप प्रूव कर देते हो, जो क्वेश्चन की डिमांड है अगर आप उसको कंप्लीट कर देते हो, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 4 पेज भरो ही। हाँ, रिसोर्सेस अगर ज्योग्राफी की बात की जाए, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी, एनवायरनमेंट के लिए कोई भी करंट अफेयर की बुकलेट उठा ले आप। आर्ट एंड कल्चर के लिए जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 बुक है, एनसीईआरटी क्लास 12th की, उसको आपको देखनी है। एनसीईआरटी की बुक है ये सब। और आपको क्या करना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो ब्लू और ग्रीन फॉर्म में बॉक्स बने रहते हैं, इन बॉक्स को आप बार बार देखिए, उसमें से क्वेश्चंस बार बार बनते हैं। ब्लू बॉक्सेस, ग्रीन बॉक्सेस, और जो हेडिंग्स बनी रहती हैं छोटी छोटी साइड में, सब हेडिंग्स बनी रहती हैं, उनके आप नोट बना करके रखें फैक्ट बुक फॉर्मेट में। मंथली मैगजीन में कोई भी फॉलो नहीं करता था, मैं कोशिश ये करता था कि जो ईयरली
मैगजीन्स हैं मैं उनको फॉलो करूं, और डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करिए न्यूज़पेपर से। ज़रूरी नहीं है कि आप उस न्यूज़पेपर के नोट्स बनाएं, बस एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट करिए। स्टूडेंट से मैं एक बात और क्लैरिफाई करना चाहूँगा, करंट अफेयर्स को लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर से स्टैटिक जो कंटेंट है उसे हमें निकालना है। जैसे अभी एक और इसी सेम एग्जांपल से जो हाई कोर्ट के जज थे, उनके का जो कैश बन हुआ, वो एक करंट अफेयर का मुद्दा भले, लेकिन अब यहाँ से इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है हाई कोर्ट के जज की या सुप्रीम कोर्ट के जज की, यहाँ से हम जो स्टैटिक कंटेंट है उसे निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड।